Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, class 12th history में हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, यानी कि राजाओं के बारे में और इतिवृत्तों के बारे में। इतिवृत्त मैंने आपको बताया था कि जो मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में जो भी वृत्तांत लिखे गए, जो भी इंसिडेंट लिखे गए, उनको कहते हैं इतिवृत्त। तो इसमें हम रीड कर रहे हैं मुगल एम्पायर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट मुगल एम्पायर। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुगल एम्पायर 1526 में जो बाबर थे वो इसके फाउंडर थे, और उसके बाद 1707 का जो टाइम पीरियड था वो औरंगजेब की डेथ के बाद जो लेटर मुगल पीरियड था वो स्टार्ट हो गया था, और 1857 के रिवोल्ट के बाद जो मुगल डायनेस्टी थी वो इंडिया से एंड हो गई थी। तो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड तक मुगलों ने हमारे इंडिया के ऊपर राज किया है, जिसमें टाइम 1526 से कह के और 1857 तक का जो टाइम पीरियड था। इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट्स जो भी इसके रूलर थे, जो राजा थे, उनके बारे में बताया था। बाबर के बारे में, फिर उसके बाद हुमायूं, उसके बाद औरंग जो थे अकबर थे, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। अब इसके बाद आज हम बात करेंगे इसमें कि किस प्रकार से जो मुगल डायनेस्टी थी उनका जो कोर्ट का स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार से था, कौन कौन से जो वृतांत लिखे गए, कौन कौन सी बुक्स थी जो इस टाइम पीरियड के दौरान लिखी गई थी, उनके बारे में रीड करेंगे। लेट्स कंटिन्यू क्लास। द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब सबसे पहले बात आती है मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, पहले इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं वो होती है पांडुलिपियां। पांडुलिपि अब उस टाइम पे ये नहीं है कि प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन हो चुका था या जो बुक्स वगैरह की वो प्रिंट होती थी। सारी की सारी जो बुक्स थी वो कैसे लिखी जाती थी कि उनका पूरा ही कह सकते हैं कि अलग एक स्ट्रक्चर था जिसको किताब खाना बोलते थे, और वहां पर इन बुक्स की रचना की जाती थी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि हाथ से लिखी गई जो स्क्रिप्ट हमारी थी उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। अब उसमें बात आती है कि किस प्रकार से जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनकी जो लिखने की प्रोसीजर थी वो क्या थी, किस प्रकार से ये बुक्स वगैरह लिखी जाती थी। All books in Mughal India were manuscripts, that is they were hand written। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स वही होती थी जिनको हाथ से वो लिखते थे। हाथ से लिखी हुई किताबों को ही उस टाइम पे बोला जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब मुगल टाइम की बात कर रहे हैं तो मुगल टाइम के पीरियड के दौरान कि जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई उस टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि 1526 से 1857 तक का तो टाइम पीरियड नहीं था इनका लिखने का, औरंगजेब के टाइम पीरियड तक की बात कर रहे हैं हम इसमें। तो सारी की सारी वो क्या थी, वो हैंड रिटन थी। हैंड रिटन मतलब कि हाथ से लिखी हुई थी। अब उसके बाद आती है पेपर मेकर्स, स्क्राइब्स, जर्नल्स एंड बुक बाइंडर्स एंड कैलीग्राफी एंड द पेंटेड इमेज। अब जो बुक की कहते हैं कि एक लिखने की प्रोसीजर, साथ में उसकी जो डेकोरेशन, उसकी पेंटिंग्स, सारे के सारे जो स्ट्रक्चर थे वो अलग अलग लोगों के द्वारा काम किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पेपर मेकिंग की बात करते हैं कि पेपर अवेलेबल करवाया जाता था। पेपर अवेलेबल करवाने वाले जो लोग थे वो अलग होते थे। उसके बाद उन बुक्स, उनको लिखने वाले यानी कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखते थे वो उनको लिखते, फिर आगे की जो प्रोसीजर होती क्या करते कि जो जिल्द साज होते थे वो उनको जिल्द वगैरह में बाइंड करते। बाइंडर अलग होते थे, बुक को बांधने वाले अलग होते थे, उनको जिल्द करने वाले अलग होते थे। साथ में सबसे मेन चीज थी, सबसे मेन इम्पोर्टेंट, कि आपने बुक में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग उनमें पेंटिंग का जो काम था वो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया था उस टाइम पे। क्योंकि आपको पता है कि जो चीज यहाँ पे हमें बताई जा रही है, लिखी जा रही है, उनके अकॉर्डिंग, साथ में उनके भावों के अकॉर्डिंग उस पिक्चर को मेंशन करना, उसमें उसकी पेंटिंग बनाना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी उसमें जो जिल्दसाज होते थे, पेपर वाले होते थे, साथ में उनकी बाइंडिंग का काम करने वाले, और उसके बाद बात आती है जो कि उनको क्या करते थे, पेंटिंग वगैरह का काम, चित्रकारी का जो काम उसमें करते थे। ये सारे के सारे काम किए जाते थे कहाँ पे, उसको नाम दिया जाता था किताब खाना। किताब खाना इट मीन्स कि किताबों के बनने की जो प्रोसीजर थी जहां पे होती थी उसको नाम दिया गया था किताब खाना। अब हम बात करते हैं बुक्स की, कौन कौन से क्रॉनिकल्स लिखे गए, कौन कौन से वृतांत लिखे गए उस टाइम पीरियड के दौरान, और कौन कौन से उनके लिखने वाले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अकबरनामा, एंड इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक एंड रिटन बाय अबुल फजल। अब जो अबुल फजल थे उनकी जो किताब लिखी हुई है, उनकी जो बुक लिखी हुई है अकबरनामा, वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे पास किसका, मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड का।
तो इसको हम हिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज करते हैं अबुल फजल की जो अकबरनामा है इसके बारे में। तो थोड़ी सी बात करते हैं कि अकबरनामा है। अब उसके बाद बात आती है कि जो अकबरनामा लिखी गई, एक तो सबसे पहले अबुल फजल जो थे उनको अरेबिक लैंग्वेज, पार्शियन, ग्रीक, सूफी, सारी की सारी कह सकते हैं कि जितनी भी लैंग्वेज थी सभी का ज्ञान था, नॉलेज थी इनको सभी की, और उन्होंने अकबरनामा लिखी। ये इतनी लंबी बुक थी कि इसके थ्री पार्ट्स किए गए थे। तो इसको डिवाइड किया गया था इनटू 3 बुक्स, यानी कि 3 बुक्स में इसको डिवाइड किया गया था। जो अकबरनामा बुक लिखी गई थी उसको पहला जो पार्ट था, पहले 2 पार्ट, फर्स्ट के जो 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड, वो सारे के सारे हमें किसके बारे में बताते हैं? पहले जो है वो सारे के सारे जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स थे, ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में बताते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो मुगल टाइम पीरियड की भी बात है और उससे पहले की भी बात है। साथ में कहीं कहीं इसमें वर्णन किया गया है हमारी अर्थ की जो ओरिजिन है उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके बाद हम मेन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट 3 एंड दैट इज आईने अकबरी। आईने अकबरी की जब हम बात करते हैं तो आईने अकबरी में डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है अकबर के टाइम पीरियड का। अकबर के टाइम पीरियड का जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो उनकी एज थी उस टाइम पे 30 से लेके 46 की, यानी कि अकबर की एज 30 से लेके जब 46 की थी उसका सारा का सारा वर्णन हमें आईने अकबरी में मिलता है, जो कि 3rd पार्ट है किसका? अकबरनामा का, एंड रिटन बाय अबुल फजल। अकबरनामा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास मुगल एम्पायर के बारे में, और कह सकते हैं कि जो ये पार्ट है इसे हमें पूरे के पूरे मुगल हिस्ट्री है उसके बारे में वर्णन मिलता है। इसके 2 जो पहले के इंसिडेंट, 2 पहले के जो पार्ट हैं इसके, उनमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, इंसिडेंट्स थे, वो उस टाइम पे घटित हुए थे। साथ में जो 3rd पार्ट रखा गया आईने अकबरी, वो हमें बताता है अकबर के बारे में कि अकबर ने के टाइम पीरियड के दौरान, और वो भी उनकी एज का टाइम पीरियड दिया गया है 30 से लेकर 46 का टाइम पीरियड, तो उसके दौरान जो चीजें हैं वो हमें बताती हैं कि किस प्रकार से क्या क्या उस टाइम पीरियड में हुआ था अकबर के टाइम पीरियड में। अब दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक की बात हम करेंगे वो है बादशाहनामा। बादशाहनामा किसकी स्टोरी है? स्टोरी ऑफ शाहजहां। पहली बुक हमें बताती है अकबर के बारे में, दूसरी बुक हमें बताती है शाहजहां के बारे में। बादशाहनामा जो है वो रिटन बाय बादशाहनामा इज अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे उन्होंने बादशाहनामा की रचना की थी, और साथ में इस बुक में उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो दिया था शाहजहां का, यानी कि शाहजहां के टाइम पीरियड की जब बात की जाती है तो शाहजहां का जो टाइम पीरियड था वो हमें बताता है बादशाहनामा। इसके बाद बात करेंगे हम द आइडल किंगडम। आइडल किंगडम मतलब कि एक आदर्श राज्य के रूप में मुगल जो एम्पायर था वो खुद को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था कि वो एक आदर्श राज्य के रूप में जो उसकी छवि है वो लोगों के सामने रहे। और इसमें क्या किया गया था? एक डिवाइन लाइट मतलब कि उन्होंने अपने जो साम्राज्य था उनको खुद की जो टाइटल दिया हुआ था कि एक दैवीय प्रकाश है जो उनके ही कारण हमें ये जो राज्य है मिला है और हम यहाँ पर राज कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने क्या कहा? सिंबल ऑफ सन। वो खुद को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? वो खुद कनेक्ट कर रहे हैं गॉड के साथ, भगवान के साथ। अपने राज्य को किसकी उपमा दे रहे हैं? वो बता रहे हैं कि जो हमारा राज्य हमें मिला है वो क्या है? वो हमें भगवान की देन है, भगवान ने हमें भेजा है यहाँ पर रूल करने के लिए। साथ में सिंबल ऑफ सन कहते हैं कि जो हमारा राज्य है वो सूर्य का प्रतीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जो राज्य की कह सकते हैं कि एक जो छवि प्रस्तुत की लोगों के सामने भगवान के साथ जोड़कर। और इस सारी चीजों के पीछे क्या कारण था? क्योंकि सभी को पता है कि वहां पर अलग अलग कम्युनिटीज के भी लोग रहते थे, अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, और जो कॉमन पीपल थे उनके बीच में अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए, या कह सकते हैं कि लोगों के मन में अपने और अपने साम्राज्य के प्रति जो विश्वास पैदा करना था, वही एक रीजन था कि वो उन्होंने कोरिलेट कर दिया था अपने स्टेट को, अपने राज्य को, एम्पायर को किसके साथ? भगवान के साथ। क्योंकि उस टाइम पे जो बिलीफ थे वो सारी चीजें ये कहते थे कि लोग भगवान में ज्यादा बिलीव करते थे। और जब लोगों के मन में कह सकते हैं कि ये बात आई कि जब जो भगवान है वो हमारे लिए राजा का काम करता है तो ना किसी प्रकार का कोई विद्रोह होगा, और जनता का जो विश्वास है वो सभी राजाओं में बना रहेगा। तो यही कारण है कि जो नाम दिया गया था मुगल एम्पायर को डिवाइन लाइट का, या फिर उन्होंने कोरिलेट किया था खुद को भगवान के साथ। अब बात करते हैं सुलह कुल की। एब्सोल्यूट पीस। सुलह कुल इट मीन्स एब्सोल्यूट पीस। इट मीन्स
कि बिल्कुल जो शांति का काम होता है सुख शांति के साथ काम किया जाता है। और जो सुलह कुल की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, वो किसने अपनाई थी? वो नीति अपनाई थी अकबर ने। अकबर ने क्या कहा था इस बारे में कि सभी लोगों को मेरे साम्राज्य में मिलजुल कर रहने के लिए ही प्रेरित कर रहा हूं मैं, सभी लोग एक समान यहाँ पर रहेंगे। और उन्होंने अपनी इस पॉलिसी को नाम दिया था सुलह कुल। सुलह कुल मतलब एब्सोल्यूट पीस, मतलब कि सभी को सुख शांति के साथ रहना, चाहे वो कोई छोटा व्यक्ति है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई जीव है, चाहे जो कोई जंतु है। तो इस चीज को नाम दिया गया सुलह कुल। इट मीन्स कि पूरी की पूरी शांति के साथ सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। अब उसके बाद आते हैं, हम बात करेंगे मुगल कोर्ट की। मुगल कोर्ट मतलब कि जो मुगलों का जो दरबार था वो किस प्रकार से काम करता था, किस प्रकार से उनका जो स्ट्रक्चर था वो चलता था। मुगल एम्पायर में सबसे फर्स्ट हम देखते हैं थ्रोन, यानी कि उनका जो सिंहासन के जो था कि वो किस प्रकार से था, फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन। इट मीन्स कि उनकी जो उत्तराधिकार का जो नियम था वो किस प्रकार का था। उत्तराधिकार का नियम उनका इस प्रकार का था कि जैसे पिता है उसके बाद वो जो क्राउन है वो किसके पास जाएगा, उसके बेटे के पास जाएगा। लेकिन कई ऐसे हमें कह सकते हैं कि इंसिडेंट भी मिले हैं बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया था शाहजहां के बारे में कि उनके चारों के चारों बेटों के बीच में डिस्प्यूट होता और उसमें से 3 बेटे, जो औरंगजेब था उसने अपने 3 भाइयों को मार दिया था, साथ में अपने पिता को भी उन्होंने जेल में डाल दिया था। तो उत्तराधिकार का नियम जो बनाया हुआ था वो कह सकते हैं कंटिन्यूअसली काम नहीं कर रहा था उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी एक पॉलिसी ये बनाई थी कि जैसे कि पिता की डेथ के बाद जो उसका बेटा है नेक्स्ट वही उनका सक्सेसर होगा। तो ये उनकी पॉलिसी थी। उसके बाद आता है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रथाएं चालू की जिससे कि जो कॉमन पीपल है उनका विश्वास उनमें बना रहे। सबसे पहले सिजदा। सिजदा में क्या करते थे कि जब कोई भी कोर्ट में आता था तो क्या करते थे, वो राजा को कि झुककर सलाम करते थे। तो ये इसको नाम दिया गया था सिजदा का। उसके बाद चार तस्लीम। चार तस्लीम क्या था कि 4 बार आप अपने हाथ से अभिवादन करेंगे राजा की तरफ। यानी कि एक तो सिजदा मैंने आपको बताया, उसमें तो व्यक्ति हाफ जो कह सकते हैं कि आधा झुक के राजा को सलाम कर रहा है। दूसरा जो उन्होंने फॉर्म जो बनाई थी वो थी 4 तस्लीम। 4 तस्लीम मतलब कि आप आएंगे, आधे झुकेंगे और उसके बाद राजा को अपने हाथ से 4 बार अभिवादन करेंगे। उसके बाद जमी बोस। ये भी एक प्रोसीजर थी कि राजा के प्रति आप अपना सम्मान कैसे व्यक्त कर रहे हैं। इसमें क्या करता था कि व्यक्ति जो था वो जमीन पर लेटकर अपने सम्मान, राजा के प्रति उनका सम्मान था वो रिस्पेक्ट को शो करता था। तो ये सारी की सारी चीजें हैं उनके कोर्ट में किस प्रकार से जो कह सकते हैं कि उनका जो उत्तराधिकार का नियम था, किस प्रकार से लोग जो अभिवादन करते थे राजा का। तो इसमें मैंने आपको बताया सिजदा, 4 तस्लीम और जमी बोस। उसके बाद आती है डेली एक्टिविटीज इन द कोर्ट, क्योंकि डेली की डेली एक्टिविटीज होती थी कि किस प्रकार से जो काम किया जाता था कोर्ट्स वगैरह में, जब दरबार लगता था तो उसमें कैसे काम होता था। तो इसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ झरोखा दर्शन। ये जो पॉलिसी थी ये स्टार्ट की गई थी अकबर के द्वारा। झरोखा दर्शन था वो स्टार्ट किसने किया था, अकबर ने स्टार्ट किया था। झरोखा दर्शन में क्या होता था कि जब सूर्य उदय होता था, यानी कि दिन की जब शुरुआत होती थी, तो राजा अपने जो महल में जो झरोखा होता था एक, यानी कि खिड़की टाइप का होता था, उसमें क्या करता था कि लोगों को आके दर्शन देता था। और ये सारी की सारी चीज किस लिए शुरू की गई थी कि जो आम जनता है वो विश्वास रखे राजा में, उनके प्रति विश्वास उनका बना रहे और वो राजा के दर्शन करके जाएं। तो ये झरोखा जो दर्शन था वो स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा। लेकिन जब औरंगजेब राजा बना तो उसने इस प्रथा को बंद कर दिया, झरोखा दर्शन को। उसने बंद क्यों कर दिया, उसने कहा कि ये हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारा जो इस्लामिक रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, गैर इस्लाम बताते हुए उन्होंने झरोखा दर्शन जो प्रणाली थी, प्रथा थी, जो शुरू की गई थी अकबर के द्वारा, उसको बंद कर दिया था। अब उसके बाद आती है दीवाने आम। दीवाने आम में क्या होते थे, डेली के रूटीन के जो काम होते थे, यानी कि कोई भी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, किसी भी जो डिपार्टमेंट था, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी व्यक्ति को जो रिपोर्ट्स वगैरह पेश की जाती थी वो दीवाने आम में की जाती थी। अब दूसरा था दीवाने खास। दीवाने खास में क्या होता था, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे। बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि उनके जो मंत्री थे, मिनिस्टर थे मुगल डायनेस्टी में, मुगल एम्पायर में, वो सारे के सारे कह सकते हैं कि जो सीक्रेट्स मीटिंग वगैरह होती थी वो सारे की सारी कहाँ होती थी, दीवाने खास में होती थी। इसमें क्या होते थे, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते थे, उनके जो मंत्री बनाए होते थे और बहुत ही महत्वपूर्ण जो विभाग थे, उनके सारे के सारे जो मिनिस्टर होते थे वो वहां पर अपनी रिपोर्ट वहां पे जो राजा को पेश करते थे।
तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि दीवाने आम में क्या होता था, दीवाने आम में डेली रूटीन के जो काम चलते थे उनके बारे में बताया जाता था। साथ में दीवाने खास में क्या बताया जाता था, दीवाने खास में इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होती थी किसी भी चीज से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होते थे उनके बारे में बात की जाती थी। अब आता है फेस्टिवल इन कोर्ट्स। फेस्टिवल कब मनाए जाते थे कोर्ट्स में, जब कभी राजा का जन्मदिन आता था या किसी राजकुमार वगैरह की शादी होती थी, या फिर कह सकते हैं कि किसी जो महारानी होती थी उनकी बेगम वगैरह होती थी उनके जब कोई जन्मदिन वगैरह के आते थे, या फिर कोई इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार कोई रिलीजन आता था तो वो सारे के सारे फेस्टिवल कोर्ट में भी सेलिब्रेट किए जाते थे। उसके बाद बात की जाती है कि टाइटल्स एंड गिफ्ट्स की। टाइटल और गिफ्ट्स में क्या होता था कि उसमें लोगों को गिफ्ट दिए जाते थे, राजा गिफ्ट देता था और टाइटल देता था। टाइटल मतलब कि पदवियां देता था, बहुत अच्छा जो काम कर रहे हैं उनको जब वो पदवियां मिल जाती तो साथ में उनको इनाम के रूप में कोई ना कोई जागीर दी जाती थी, कोई ना कोई भूमि जो प्रोवाइड करवाई जाती थी, या फिर उनको कह सकते हैं कि कैश में भी कुछ दिया जाता था। तो ये टाइटल्स और गिफ्ट प्राप्त करने के लिए राजा से कहते हैं कि लोग बहुत सारे पैसे भी खर्च कर देते थे कि उन्हें राजा से जो टाइटल मिलना था उसके लिए। अब उसके बाद बात आती है रिक्रूटमेंट एंड रैंक, यानी कि नौकरियां उस टाइम पे किस टाइप से प्रोवाइड की जाती थी। हर एक डिपार्टमेंट था अपना अपना अलग अलग, और उसी के अकॉर्डिंग वो सभी के सभी जो थे अपने अपने अधिकारी ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें मनसबदारी सिस्टम। अकबर डिजाइन्स द मनसब सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम में क्या था कि इसमें रैंक डिवाइड की गई थी कि किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि 10 से लेके और 10,000 तक के मनसब थे वो बनाए गए थे। इसमें आपको क्या किया जाता था कि मनसबदार बना दिया जाता एक एरियाज का, उसके अंडर में आपको या तो 10 गांव दे दिए जाते थे या फिर 10,000 भी होते थे। और ये मनसब क्या होते थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है मुगल काल का जो मनसब सिस्टम था, और ये डिजाइन किसने किया था, अकबर ने डिजाइन किया था। तो स्टूडेंट्स आज हमने रीड किया कि जो मुगल एम्पायर था उसमें किस प्रकार से जो कोर्ट की एक्टिविटीज थी वो चलती थी। साथ में दो इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में हमने रीड किया, फर्स्ट थी अकबरनामा एंड सेकंड इज बादशाहनामा। अकबरनामा इज रिटन बाय अबुल फजल एंड बादशाहनामा इज रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी। ये दोनों की दोनों बुक्स हैं। जो अकबरनामा हमें डिस्क्रिप्शन देती है अकबर के बारे में, बादशाहनामा हमें डिस्क्रिप्शन देती है शाहजहां के बारे में। तो मुगल एम्पायर का कह सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स है इन बुक्स के रूप में, और ये जो स्रोत हमें मिले हैं इनसे हमें पूरी की पूरी जो मुगल सोसाइटी थी, मुगल के अंडर में जो समाज था, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो उनका, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर हो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, किसी भी प्रकार का हो, वो सारा का सारा हमें इन बुक के माध्यम से पता चलता है। तो आप इस चैप्टर को बहुत एक बार बुक में से रीडिंग कीजिए इसकी, और इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करके कंप्लीट रीडिंग के साथ अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए इस चैप्टर की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।